छान रहे सुरक्षा बल। 4 से 5 आतंकियों की घुसपैठ हुई थी नाकाम। गोलीबारी के बीच पाकिस्तान की तरफ भागे आतंकी। कांग्रेस पार्टी ने 6 पूर्व मंत्रियों पर खेला बड़ा दांव। 6 पूर्व मंत्रियों को उतारा विधानसभा चुनाव के मैदान में। भाजपा का नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन से मुकाबले की उम्मीद। कांग्रेस द्वारा 19 उम्मीदवारों की सूची की गई जारी। कांग्रेस की सूची से पार्टी का एक खेमा हुआ नाराज। सांबा विधानसभा से कृष्णदेव की उम्मीदवारी पर रोष। कांग्रेस के एक अन्य नेता को मौका न मिलने से उतरे चेहरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को डोडा में भरेंगे हुंकार। भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में रैली को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर डोडा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पुंछ जिले में एलओसी पर दिगवार सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। सोमवार देर शाम को आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम बनाने के बाद सुरक्षा बल इलाके का चप्पा चप्पा छान रहे हैं और बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इस और घुसपैठ कर रहे 4 से 5 आतंकियों के एक दल को ललकारा था, जिस पर कि आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायर किया और घुसपैठियों को पाकिस्तान चौकियों की तरफ भाग निकले। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने भी आतंकियों के इस दल को कवर फायर भी दिया। और अभी की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है, चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है ताकि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जो है फिर से इस तरीके की ना हो पाए। अगर हम पूरे पुंछ की बात करें या फिर राजौरी जी, ये जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स है, पूरे पीर पंजाल इलाके की बात करें तो कुछ पिछले सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां यहाँ पर बढ़ी हैं और एक सबसे बड़ा रीजन इन्फिल्ट्रेशन भी है। लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक्टिवली काम किया गया और 4 से 5 आतंकियों को इस और घुसपैठ करने से रोका गया। इस खबर पर जानकारी देने के लिए सनी शर्मा हमारे साथ पुंछ से ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, अभी की क्या कुछ मौजूदा सूरत हाल है वहाँ की, विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल शिफन, आपको बता दें देर रात को दगवार सेक्टर में जो है आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो की है। ये जो इलाका है बिल्कुल एलओसी के करीब का इलाका है और यहीं से पाकिस्तान के घुसपैठिए जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं भारतीय सेना के जवानों ने पहले इन्हें ललकारा, रुकने के लिए कहा। जब भारतीय सेना के जवानों ने इन्हें रुकने के लिए कहा तो इनकी तरफ से भारतीय सेना के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना की तरफ से भी गोलीबारी जो है वो की गई है। आपको बता दें जिस तरह से अगर इस इलाके की बात करें तो घने जंगल हैं और घने जंगलों का सहारा लेकर आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं भारतीय सेना के जवानों ने वहीं रात से ही इस पूरे इलाके को कार्डन कर लिया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। इस समय भी पूरे इलाके की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है चल रहा है। वहीं पूरे जंगल को जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है क्योंकि बिल्कुल एलओसी के साथ का लगने वाला इलाका है और इस इलाके में सर्च करना भी कहीं ना कहीं मुश्किल सा होता है क्योंकि कहीं भी आतंकी जो है वो छुपे हो सकते हैं। उसको देखते हुए रात से ही पूरे इस इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वही देखा जा रहा है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफी वहाँ की टोपोग्राफी कुछ इस तरीके की है, पहाड़ी इलाका है, जंगलों का इलाका है, तो कितने बड़े चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और कितना फायदा इन आतंकियों द्वारा लिया जा रहा है इस पहाड़ी इलाके का। जी बिल्कुल शिपन, अगर इस इलाके की बात करें तो घने जंगल है और पहाड़ी इलाका है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। अक्सर आतंकी जो हैं इनके शरण लेते हैं और यहाँ पर ही छुपे रहते हैं और जब ही उन्हें मौका मिलता है तो यहाँ से जो है घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो करते हैं। वही रात को भी देखने को आया है कि जब भी घुसपैठ करने की कोशिश उन्होंने की, वहीं भारतीय सेना के सतर्क जवानों ने उन्हें वहां पर रुकने के लिए कहा। आपको बता दें 25 तारीख को पुंछ में चुनाव होने जा रहे हैं, उसको देखते हुए बुखलाया हुआ पाकिस्तान लगातार राजौरी हो, पुंछ हो या पुंछ के साथ लगने वाले इलाके हों, यहाँ पर घुसपैठ कर ये जो इलेक्शन है इनमें विघ्न डालना चाहता है। पर सतर्क सेना के जवानों ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को जो है विफल किया है।
सनी, अगर हम देखें पिछले 2 सालों से, अगर हम देखें 2023 पहली जनवरी से ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ। पहले राजौरी पुंछ जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स है, पीर पंजाल एरिया काफी शांत माना जाता था, और अब यहाँ पर एक बार फिर से आतंकवाद पनपने लगा है। किस तरीके से स्ट्रैटेजी इन आतंकवादियों की रह रही है और किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है ताकि अंकुश लगाया जा सके आतंकवाद को? जी, आपको बता दें, आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले कश्मीर में आतंकी जो है बहुत ज़्यादा सतर्क थे, और जिस तरह से कश्मीर में आतंक का सफाया जो है वो किया गया है, उसके बाद जो है ये आतंकवादी जो है राजौरी पुंछ या जम्मू के इलाके को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। वही देखा जा रहा है कि इन इलाकों में भी उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जहां भी आतंकियों का पता लगता है वहां सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पहुंच जाती है और कहीं ना कहीं आतंकियों को ढूंढकर मौत के घाट जो है वो उतार रही है। पर जिस तरह से आपने पूछा कि किस तरह से भारतीय सेना को जो है इन इलाकों में, जिस तरह से भारतीय सेना के कुछ और टुकड़ियों को इन इलाकों में भेजा गया है, और आपको बता दो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं इन इलाकों में भी ये आतंकी जो है वो ठहर पाएंगे। इनको मौत के घाट जो है भारतीय सेना जो है वो उतारेगी। पर इन दिनों में देखा जा रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। पर सतर्क जवानों ने रात को ही जब इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की तो इनके जो इलाका है वहां से जब ये इंटर कर रहे थे, भारतीय सेना के जवानों ने इन्हें ललकारा, रुकने के लिए कहा। जब रुकने के लिए कहा तो उनकी तरफ से गोलीबारी जो है वो की गई है, और उसी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना की तरफ से भी गोलीबारी की गई है, और अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी देने के लिए। पुंछ से सनी शर्मा अपडेट कर रहे थे कि वहां पर 4 से 5 आतंकियों द्वारा इन्फिल्ट्रेशन बिड की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि वहां पर मुस्तैदी से काम करते नजर आ रहे हैं, एक्टिवली वो वहां पर काम करें, ये इस इन्फिल्ट्रेशन बिड को फॉइल किया गया और 4 से 5 आतंकियों को इंडियन टेरिटरी में घुसने से ये जो कोशिश है नाकाम की गई। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर जिला राजौरी और पुंछ की 8 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में होने वाले मतदान के मद्देनजर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल डीजी नलिन प्रभात और एडीजीपी आनंद जैन ने आज राजौरी पहुंचकर उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राजौरी पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में पुलिस महकमे के कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने कि स्पेशल डीजी और एडीजीपी को ब्रीफ किया। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में खिताई पीर पंचाल की 8 नशिस्तों पर 25 तारीख को होने जा रही पोलिंग के लिए सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए स्पेशल डीजी एन प्रभात आज राजौरी पहुंचे हैं, जहां वो आला सतह की सिक्योरिटी मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसा से खिताई पीर पंचाल के अंदर मिलिटेंसी की वारदातों का ग्राफ काफ़ी बड़ा, जिसको देखते हुए इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुकम्मल कराए जाएं। उसको देखते हुए इस वक्त RPHQ राजौरी के अंदर एक आला सतह की मीटिंग चल रही है, जिसमें तमाम पुलिस अफसरान इस वक्त मौजूद हैं। उसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी मौजूद थे। हालांकि ज़राए के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि इसके बाद इनकी एक मीटिंग पुलिस लाइन के अंदर भी होने जा रही है, जिसमें आर्मी अफसरान भी मौजूद होंगे। क्योंकि पिछला कुछ अरसा से अगर देखा जाए खिताई पीर पंचाल के अंदर हालात काफ़ी कशीदा हुए और कई बड़े इनकाउंटर भी देखने को मिले, और आने वाली 25 तारीख को खिता की 8 नशिस्तों पर पोलिंग होने जा रही है, और पोलिंग को पुरअमन तरीके से मुकम्मल कराने के लिए इनके इस दौरे को देखा जा रहा है। हालांकि बात करें 2 रोज़ कबल ही लाइन ऑफ कंट्रोल निशारा के लाम सेक्टर में भी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया गया था, जिनके 2 दरअंदाजों को मार गिराने के बाद उनके कब्जे से भारी गोला बारूद बरामद किया गया था। और इंतखाबात को पूरी तरीके से पुरअमन तरीके से मुकम्मल करवाने के लिए जगह जगह पर पहले ही खिता के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर दी गई, और मज़ीद सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए या सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाने या पुरअमन तरीके से इंतखाबात को मुकम्मल कराने के लिए आज के इस दौरे को देखा जा रहा है। स्पेशल डीजी का आज राजौरी का ये दौरा कहीं अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि 25 तारीख को खिता की 8 नशिस्तों पर पोलिंग होने जा रही है, और पुरअमन तरीके से पोलिंग को मुकम्मल करवाने के लिए इस मीटिंग को दौरे को देखा जा रहा है। जहाँ इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि आला सतह की मीटिंग पुलिस अफसरान के साथ यहाँ अंदर चल रही है, और इसके बाद ज़राए के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि इसके बाद इनकी एक मीटिंग पुलिस लाइन राजौरी के अंदर भी होने जा रही है, जिसमें पुलिस के अफसरान के साथ आर्मी के अफसरान भी शामिल होंगे, क्योंकि खिता में आने वाले असम्बली इंतखाबात को पुरअमन तरीके से मुनक्कद करवाने के लिए ये दौरा देखा जा रहा है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।
तो चलिए इस बीच सियासत के हवाले से बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई सूची में 6 पूर्व मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। कांग्रेस ने डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, चौधरी लाल सिंह, यशपाल कुंडल, रमन भल्ला, योगेश साहनी और साथ ही साथ मूलाराम पर दांव खेला है। कांग्रेस ने सोमवार देर रात 19 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और इन 6 पूर्व मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारे जाने से बीजेपी के नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है, इसके साथ कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। जहां पर हम बीजेपी के हवाले से बात करेंगे तो बीजेपी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है इस बार, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार सूची जारी की जा रही है और बड़े चेहरों को यहाँ पर उतारा जा रहा है ग्राउंड पर, तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मुकाबला जो है दोनों पक्षों में जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, बड़े चेहरे कांग्रेस द्वारा इस दूसरी सूची में लाए गए हैं, 6 पूर्व मंत्रियों के नाम सामने रखे गए हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि, कितना फायदा कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस अलायंस को हो सकता है? बिल्कुल शिपन, आपने ठीक कहा कि अगर हम सिलसिलेवार बात करें, डॉक्टर मनोहर लाल ये एमओएस रह चुके हैं, ये बिलावर से चुनाव लड़ रहे हैं, बसोली से चौधरी लाल सिंह ये भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वो कांग्रेस के खाते में भी रह चुके हैं और एक बार बीजेपी के खाते में 2 मरतबा रह चुके हैं। फिर हम यशपाल कुंडल की बात करें, ये भी एमओएस एनिमल हस्बेंड्री रहे थे जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। फिर रमन भल्ला की बात करें, योगेश साहनी की बात करें, मूलाराम की बात करें, ये सब के सब कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। ये अजमाए हुए चेहरे हैं, लिहाजा इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बार बार जब आप किसी को टिकट देते हो, अजमाए हुए चेहरों को टिकट देते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर होता है। और शायद यही कारण है कि जो नया कैडर होता है, यंग कैडर होता है, उसको लगता है कि हमें क्यों नहीं अवसर दिया जा रहा है, उन्हीं लोगों को बार बार रिपीट क्यों जा रहा है। लेकिन कुछ इसमें से बड़े कद्दावर नेता हैं, जैसे रमन भल्ला की बात करें, चौधरी डॉक्टर मनोहर लाल की बात करें, लाल सिंह, इनका एक अपना कद है और उस अपने कद से वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित हैं कि वो जीत सकते हैं। जी विनोद जी, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से अगर बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो है, अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें या फिर जम्मू कश्मीर में बात करें, तो कहीं ना कहीं ऊपर आई है। यहाँ पर हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि वोट बैंक बढ़ा है। तो क्या लगता है कि इस बार जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस पार्टी का साथ दे सकते हैं? क्या कुछ मुद्दे रह सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी को वोट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई नेशनल इशू लेकर के नहीं आएगी, उनके पास जो लोकल इश्यूज हैं उनको ही एड्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे हम बिजली की बात करते हैं, बिजली की कल्टेलमेंट की बात हो, या फिर जो बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जा रहे हैं, इन मुद्दों पे वो लड़ेंगे। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन उनका एक मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के वो बार बार लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बिल को हाथ में रखा था और उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना चाहती है। हालांकि जब से मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जारी हुआ है, तब से लगातार जो बीजेपी है पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आकर के कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को डाल बनाकर घेर रही है और फिलहाल कांग्रेस बैकफुट पे है। और नया इंतजार इस बात का भी है पब्लिक को कि कांग्रेस जब अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, क्या उनका मैनिफेस्टो किसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी से प्रभावित होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। विनोद जी, जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में जाकर बयानबाजी की जा रही है, तो क्या लगता है कि मैच्योरिटी की कहीं ना कहीं कमी है जम्मू कश्मीर को हैंडल करने के लिए? कांग्रेस पार्टी इतनी मैच्योर नहीं है, या फिर राहुल गांधी द्वारा जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है और वहीं पर बीजेपी देशद्रोह का इल्जाम उन पर लगा रहे हैं? क्या लगता है आपको, किस तरीके से देखते हैं आप इन सब चीजों को? देखिए, राहुल गांधी निरंतर विदेशों में जाकर के ये बार बार कहते हैं कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, ये हमेशा ही भारत विरोधी बयान देते रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें मैच्योरिटी की, तो अगर हम पिछले चुनाव 2019 के चुनाव और 2024 के चुनावों में देखें, कहीं ना कहीं अंतर जरूर आया है। और जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है
राहुल गांधी की उसमें इजाफा हुआ है। खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कहीं ना कहीं काफ़ी सारा बदलाव उनमें आया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने स्टेटमेंट को लेकर के काफ़ी तरह आड़े हाथों लिया है कि उन्होंने कहा है कि यहाँ से हमने राजा को बाहर निकाला और उसके बाद लोकतांत्रिक हुकूमत बनाई और यहाँ भी एक राजा है एलजी का नाम लेकर के, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने घेरा है। अभी भी कुछ कमियां हैं, लेकिन उनको भी दुरुस्त किया जा सकता है। कहीं ना कहीं बीजेपी विनोद जी कहीं ना कहीं लाइटली ले रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस अलायंस को, लेकिन अब जिस तरीके से बढ़ेगी, ये 6 चेहरे उतारे गए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़े चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं इन चुनावों में। देखिए, जिस तरीके से अलायंस हुआ, अलायंस के बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट वकार रसूल को लेकर के आई, वकार रसूल की स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला को लेकर के आई, तो कहीं ना कहीं अलायंस में भी जो फ्रेंडली कंटेस्ट है उसमें कहीं ना कहीं डर लग रहा है। आप देखिए कि वकार रसूल फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पीसीसी के, और उनके अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, यानी कांग्रेस अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट की सीट को नहीं बचा पाई। फिर जो प्रेजेंट तारिक हमीद करा है, तारिक हमीद करा के अगेंस्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। तो ये अलायंस कब तक टिकेगा, कितना टिकेगा, इसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर कि कांग्रेस की यहाँ पर सूची जारी हो चुकी है। हालांकि इलेक्शन मैनिफेस्टो का इंतजार है, लेकिन सूचियाँ जारी की जा रही हैं और 6 चेहरों के नाम सामने रखे गए हैं, जिन्होंने कि पहले जम्मू कश्मीर में सर्व किया है। वो यहाँ पर मंत्री परिषद के मेंबर रह चुके हैं, मंत्री यहाँ पर थे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अलायंस वर्क करता है बीजेपी के अगेंस्ट, ये कितना अलायंस स्ट्रांग होता है। लेकिन अभी अगर हम धरातल पर देखें, ग्राउंड लेवल पर देखें, तो बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, जहां पर तमाम स्टार प्रचारक जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और लोगों तक अपने जो संकल्प है, 25 संकल्प जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, उनको लेकर तमाम जो लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। डेवलपमेंट की बात कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी द्वारा की जा रही है। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, सांबा के हवाले से भी बात करेंगे। कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी की गई 19 उम्मीदवारों की सूची से कांग्रेस के एक खेमे में यहाँ पर पार्टी हाईकमान से नाराजगी देखी जा रही है। हाईकमान द्वारा सांबा विधानसभा से कृष्णदेव सिंह को उम्मीदवारी दिए जाने से पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे उतर गए हैं। कांग्रेस का ये खेमा सांबा के एक अन्य वरिष्ठ नेता को मौका ना दिए जाने की वजह से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जहां पर हमने देखा कि लगातार सूचियां जो है वो बाहर आ रही हैं और जैसे ही सूची किसी पार्टी की बाहर आती है, अंतरकलह की खबरें निकल जाती हैं और कुछ लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं। इसी बीच हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं सांबा से। ऋषि, जिस तरीके से हमने पहले बीजेपी के हवाले से सुना, अब कांग्रेस में भी इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है। 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती है, जिसके बाद की एक विशेष जो यहाँ पर खेमा है वो नाराज हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे इस पर, कौन सा वो खेमा है, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं? देखिए, बिल्कुल एक लंबा इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब कांग्रेस पार्टी के उन चुनावी उम्मीदवारों की घोषणा होगी। जो तमाम चुनावी उम्मीदवार कहीं ना कहीं अपना दावा पेश करते नजर आ रहे थे और उन नामों के ऊपर मोहर भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक लगती नजर आई है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नॉमिनेशन की प्रक्रिया 12 तारीख को आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, तो उससे ठीक पहले बीती रात को ये जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें अगर बात करें तो सांबा जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 2 सीटों के ऊपर कांग्रेस यहां पर कॉन्टेस्ट करेगी और 1 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्टेस्ट करेगी। जिस तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है। सांबा विधानसभा क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को लेकर कहीं ना कहीं काफी कयास लगाए जा रहे थे, वो नाम था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के संजीव शर्मा, जिनको लेकर काफी उम्मीदें थी कि शायद उनके नाम पर मोहर लगेगी। हालांकि उनके साथ कई और नाम भी थे, विजय टगोत्रा या इसी के साथ कमेर सिंह, अन्य नाम थे। लेकिन इन तमाम नामों को पीछे करते हुए कांग्रेस पार्टी ने सांबा विधानसभा क्षेत्र पर एक बड़ा उलटफेर किया है और एक नए चेहरे को सामने लाया है। और अब देखना यह है कि जो नया चेहरा सामने आया है, कितना कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ आने वाले दिनों में हो पाता है सांबा विधानसभा क्षेत्र में। वहीं अगर बात करें तो नाराजगी का दौर भी ये भी है कि जिस शख्स ने पार्टी को ज्यादा समय दिया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संजीव शर्मा, जिनका मैंने नाम आपको बताया, उनको टिकट ना दिए जाने के चलते उनके साथी जो समर्थक हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं। और हमें भी कुछ फोन कॉल्स आती हैं कि शायद वो मीडिया के समक्ष आएंगे, लेकिन अभी तो कोई ऐसी चीज हुई नहीं है। लेकिन अब उनका जो ग्रुप है, जो उनके समर्थक है, वो शायद पार्टी हाईकमान से मिलने के लिए जम्मू में जो वो रवाना हुए हैं।
इसी के चलते रामगढ़ क्षेत्र को लेकर बात करें तो यहाँ से यशपाल कुंडल जो पूर्व मंत्री हैं, पहले वो नेशनल पैंथर्स पार्टी में थे, उसको छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में आते हैं, उसको छोड़कर वो कांग्रेस पार्टी में आते हैं, तो उनको टिकट जो है वो दिया जाता है रामगढ़ से यशपाल कुंडल को। और बीजेपी अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है वो कितना कामयाब होगा। बीजेपी के अगेंस्ट ये जो अलायंस किया गया है, मुझे लगता है कि कामयाबी नहीं हासिल हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो अपने ही अलायंस पार्टनर के खिलाफ खड़े किए जा रहे हैं। विकास सुलवानी के खिलाफ एनसी का कैंडिडेट खड़ा किया जा चुका है। कर्रा जो कि अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पीसीसी के, उनके अगेंस्ट में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया गया है। क्या लगता है बीजेपी के अगेंस्ट ये अलायंस जो है वो स्ट्रांग हो पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी को यहाँ पर बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में नुकसान नहीं हो पाएगा। जिस तरह से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को यहाँ से लड़ने का मौका मिला है। और अगर बात करें तो यहाँ से कोई ज्यादा गेन जो वो अलायंस को नहीं हो पाएगा। हालांकि मैंने जैसे कहा कि जब से टिकट वितरण शुरू हुआ है उसके बाद से नाराजगियों का दौर है। यहाँ पर पार्टी के अंदर से कैंडिडेट जो वो इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, तो ये पार्टी को तो नुकसान है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अलायंस का बीजेपी के ऊपर क्या असर होगा, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपुर सीट पर कोई असर जो वो ज्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि काफी स्ट्रांग कैंडिडेट है यहाँ से बीजेपुर के चंद्र प्रकाश गंगा भाजपा के। वही अगर बात करें तो सांबा विधानसभा क्षेत्र पर अब कहीं ना कहीं इसका असर जो वो जरूर पड़ेगा। अब वो असर क्या हमें नुकसान वाला असर देखने को मिलता है या फायदे वाला असर देखने को मिलता है, इसको लेकर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक नया चेहरा सामने लाया है, और जब ये नाम सामने आया तो तमाम वो नेता कांग्रेस पार्टी के, शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके बाद अब ये नाम सामने आ चुका है। यहाँ से जो बताया जा रहा है कि कृष्ण देव सिंह जो है ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे सांबा विधानसभा क्षेत्र से। तो कहने की बड़ा कह सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से अपडेट कर रहे थे। जिस तरीके से दूसरी सूची 19 उम्मीदवारों की कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी की गई, जिसके बाद की एक विशेष वहां पर एक कम्युनिटी के लोग हैं जिनमें काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच हम डोडा की तरफ रवाना होंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डोडा दौरे की पुष्टि अब हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को डोडा में भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंच रहे हैं, और आज इस बारे में भाजपा की डोडा इकाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि क्या कुछ खास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर डोडा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो चुकी है, और सेना के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा यहाँ पर जो है वो पूरी कड़ी निगरानी देखने को मिल रही है। उड़ानें भरते नजर आ रहे हैं हेलीकॉप्टर की मदद से, ड्रोन की मदद से पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है। नजर चप्पे चप्पे पर रखी हुई है। प्रधानमंत्री डोडा के स्टेडियम में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से। विकास, आपसे जानना चाहूंगी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। जो है डोडा के अंदर जो है प्रधानमंत्री का दौरा जो है 14 तारीख को है, और ये पहली बार जो है होने जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में जो बीजेपी के लोग जो है वो जो है उन्हें आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो डोडा के हैं उन्होंने इस तरह की प्रेस वार्तालाप में बताया कि 14 तारीख को स्टेडियम डोडा में जो है वो आने वाले हैं, और तमाम लोगों से निवेदन भी किया जा रहा है कि यहाँ पर आए और शोभा बढ़ाए। सिक्योरिटी भी काफी तरीके से यहाँ पर बना दी गई है और अलग अलग तरह से जा रहा है, और इस एरिया को जो है चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास डोडा से अपडेट कर रहे थे। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर के डोडा में पहुंच रहे हैं चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए। इसी बीच देहरादून की बात करेंगे, तस्वीरें आप तक साझा करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो संबोधित करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। ध्यायामि ध्यानार्थी अक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। धन्यवाद पंडित जी। स्वस्तिलकः ओम भद्रां कर्णैः शरणो यामदेवा भद्रां पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्गुंसस्कालो विर्गसे महिते महितं जदायुः।
शिवे देवाय वसुपैत्राः तिलकन्ते प्रयक्षन्तु इष्टकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये ॐ महेद्यो पृथिवी च न एवाञ्जर्यं मिमिक्षतां मा पिप्रेतान्नो भरेमभिः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि पृथिव्यै नमः पूर्वपृष्ठे नमः पूजाभङ्गे नमः सप्तमृत्तिकायै नमः ओम नंदाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम भद्राय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम जयाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम रिक्ताय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम पूर्णाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि शिलाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः। धन्यवाद पंडित जी। क्या कर रहे हो? आगे बढ़ो यार। पीछे रहूंगा भाई, पीछे मंजू भाई पीछे करना यार, भाई जी पीछे। अरे धोनी पीछे करो यार, सबका बढ़िया। हाँ मैं पीछे कर रहा हूँ थोड़ा। नारियल तो फोड़ा दो।